1997 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी जहां उन्होंने कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम रिजर्व्स हो सकते हैं, पर इस रिपोर्ट पर कुछ फॉलोअप हुआ नहीं। 26 साल के बाद 9 फरवरी को इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक भयंकर अनाउंसमेंट करी कि इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार लिथियम डिपॉजिट्स पाए गए हैं जम्मू और कश्मीर के रीसी डिस्ट्रिक्ट के सलाला हिमाना एरिया में। 5.9 मिलियन टन्स के डिपॉजिट पाए गए हैं। इस डिस्कवरी की कई लोग इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इसका मतलब है कि अब दुनिया में 5th लार्जेस्ट डिपॉजिट्स इंडिया में है। लिथियम को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है क्योंकि लिथियम एक ऐसा मेटल है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है पर सप्लाई कम। इनफैक्ट पिछले 2 सालों में लिथियम का प्राइस 900% तक बढ़ा है। हाँ, 900%। लिथियम एक बहुत लाइट मेटल है जो एक बहुत जरूरी कंपोनेंट है उन बैटरीज को बनाने के लिए जो कई इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज की जाती है। पर लिथियम की सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बैटरीज में। 2030 तक ईवीज की एनुअल मार्केट $800 बिलियन तक की हो सकती है, जिसका मतलब है कि इस डिपॉजिट्स की वजह से इंडिया और इंडियन कंपनीज बहुत ज्यादा पैसा कमा सकती हैं। अभी एक देश कंट्रोल करता है ईवी बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग, चाइना। एक चाइनीज कंपनी कंटेम्पररी एम्परिक्स टेक्नोलॉजी को लिमिटेड या फिर कैटल पूरी दुनिया की 34% बैटरीज बनाती है। टेस्ला भी अपनी बैटरीज इस कंपनी से खरीदती है। तो लिथियम की डिस्कवरी के बाद क्या इंडिया एक ईवी सुपर पावर बन सकती है? इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, और मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि लिथियम क्या है और लिथियम बैटरीज बनती कैसे है। ये है योहान ऑगस्ट आर्फेत्सन, एक स्वीडिश केमिस्ट। 1817 में वो अपनी लैब में काम कर रहे थे जब उनको एक नया सिल्वरी वाइट एलिमेंट दिखा। ये एलिमेंट बहुत हल्का था और रिएक्ट बहुत इजीली करता था। इसको बुलाया गया लिथियम, जो बना ग्रीक शब्द लिथोस से, जिसका मतलब है स्टोन। अब लिथियम डिस्कवर तो 1817 में हुआ, पर हमें करीब 100 साल लग गए उसकी फुल पोटेंशियल समझने के लिए, और ये हुआ एक जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से। 1970s में पूरी दुनिया में एक एनर्जी क्राइसिस चल रहा था। इजराइल और कई अरब देशों के बीच में जंग छिड़ गई थी, जिसकी वजह से कई अरब देशों ने डिसाइड किया कि वो अमेरिका को तेल बेचना बंद कर देंगे, क्योंकि अमेरिका और उसके साथी देश इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे उस जंग में। उस समय एक इंग्लिश केमिस्ट स्टैनली विटिंगम के दिमाग में एक आइडिया आया। स्टैनली एक्सॉन मोबिल के लिए काम करते थे, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी में से एक। स्टैनली ने सोचा कि क्यों ना हम एक रिचार्जेबल बैटरी बनाएं जिससे हमारी डिपेंडेंस ऑयल पर कम हो जाए। इस बैटरी बनाने के लिए स्टैनली ने लिथियम को यूज किया, क्योंकि लिथियम हल्का भी था और इलेक्ट्रोकेमिकल भी था। किसी भी मटेरियल को इलेक्ट्रोकेमिकल तब बुलाया जाता है जब वो अपने अंदर के केमिकल रिएक्शन को यूज करके इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर पाए। स्टैनली विटिंगम ने बैटरीज के कई प्रोटोटाइप्स बनाए, पर ये बैटरीज शॉर्ट सर्किट कर गई और उनमें आग लग गई। कुछ साल बाद एक अमेरिकन साइंटिस्ट और एक जापानीज केमिस्ट ने पहला प्रोटोटाइप बनाया लिथियम आयन बैटरी का। एक लिथियम आयन बैटरी के 4 कंपोनेंट्स होते हैं: कैथोड, एनोड, सेपरेटर और इलेक्ट्रोलाइट। एनोड होती है बैटरी की नेगेटिव साइड और कैथोड होती है पॉजिटिव साइड। लिथियम आयन बैटरी में इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड तक जाते हैं और फिर उधर स्टोर हो जाते हैं। यही स्टोरेज बैटरी को एनर्जी देती है और ये एनर्जी हम लैपटॉप या फिर अपने फोन में यूज करते हैं इन बैटरीज के जरिए। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो एक स्पेशल लिक्विड होता है एनोड और कैथोड के बीच, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। और जो सेपरेटर होता है वो एक पतली सी लेयर होती है जो एनोड और कैथोड को अलग अलग रखती है, क्योंकि वो अगर टच में आ गए तो बैटरी शॉर्ट सर्किट हो जाती है। पर लिथियम के अलावा उनको कई और चीजों की भी जरूरत पड़ती है। जैसे एनोड को बनाने के लिए लिथियम मिक्स किया जाता है ग्रेफाइट में, और कैथोड को बनाने के लिए लिथियम मिक्स किया जाता है कोबाल्ट या फिर निकल में। 1991 में सोनी ने इसी टेक्नोलॉजी को कमर्शियलाइज किया था, और उसके बाद लिथियम आयन बैटरीज वो अपने कई इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करने लग गए। इसलिए आप अपना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम उठा लो, लैपटॉप हो, कैमरा हो या फिर फोन। इसके अलावा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल मशीन्स और सैटेलाइट्स में भी लिथियम आयन बैटरीज यूज करी जाती हैं। पर करीब 90% लिथियम आयन बैटरीज आपके फोन या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज नहीं करी जाती, बल्कि उनकी डिमांड आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल से, ईवीज, जिसके बारे में ही पूरी लड़ाई है। ये है टेस्ला मॉडल 3। आपको लग रहा होगा कि ईवीज बहुत नई चीज है, पर आप बिल्कुल गलत है। करीब 100 साल पहले ईवीज ऐसी नहीं दिखती थी, बल्कि ऐसी दिखती थी। 1900s में अमेरिका में करीब 33% गाड़ियां इलेक्ट्रिक थी, पर उनकी पॉपुलैरिटी गिर गई जैसे पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां इंट्रोड्यूस हुई मार्केट में। उन ईवीज में ये प्रॉब्लम थी कि वो लेड एसिड बैटरीज यूज करती थी। लेड एसिड बैटरीज की प्रॉब्लम ये होती है कि उनको चार्ज करने में भी बहुत टाइम लगता है और गाड़ी लंबे रास्ते जा भी नहीं पाती, यानी कि इन बैटरीज की रेंज कम होती है। तो करीब 50 साल के लिए सब ईवीज को भूल गए। What?
Bro, what are you talking about, man? पर ये चेंज हुआ 1970s में। ये वही समय था जब इजराइल और अरब देशों के बीच में जंग चल रही थी। तो यूएस जैसे देश सोच रहे थे कि हम अपनी ऑयल की डिपेंडेंस कैसे कम करें। इसलिए तब दो तरीके की नई बैटरीज आई मार्केट में, निकल कैडमियम बैटरीज और लिथियम आयन बैटरीज। अब ये बैटरीज लेड एसिड बैटरी से बेहतर जरूर थी, पर वो बहुत महंगी थी, जिसका मतलब था कि पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को नहीं हरा सकती थी। फिर 21वीं सदी में आई निकल मेटल हाइड्रेट बैटरीज, जिसको टोयोटा ने अपने हाइब्रिड गाड़ियों में स्टार्ट करना यूज किया। हाइब्रिड गाड़ियां वो होती हैं जो डीजल पेट्रोल भी ले सकती हैं और इलेक्ट्रिक भी ले सकती हैं। अब उस समय लिथियम आयन बैटरीज मार्केट में तो थी, पर ये माना जाता है कि ये बैटरीज बहुत अनस्टेबल है, इसलिए इन बैटरीज में आग लगने का डर ज्यादा था। पर जैसे जैसे लिथियम पर और रिसर्च होने लगी, ईवी कार कंपनीज लिथियम आयन बैटरीज को यूज करने लग गई। इस वजह से आपको 90% से ज्यादा ईवीज में लिथियम आयन बैटरीज ही मिलेंगी। इसके कई कारण हैं, जैसे इन बैटरीज की हाई एनर्जी डेंसिटी है, यानी कि वो छोटे से एरिया में ज्यादा एनर्जी स्टोर कर पाते हैं। दूसरा कारण है कि लिथियम हल्का होता है, इसकी वजह से ये बैटरीज भी हल्की होती है। अगर बैटरी हल्की है तो गाड़ी भी हल्की होगी, और अगर गाड़ी हल्की है तो उसकी रेंज भी ज्यादा होगी। फिर इन बैटरीज की सेल्फ डिस्चार्ज रेट भी कम होती है। सेल्फ डिस्चार्ज रेट का मतलब है कि जब इन बैटरीज को यूज नहीं किया जा रहा तो उनका चार्ज खुद इतना कम नहीं होगा। इतनी जरूरी हो गई है लिथियम आयन बैटरीज की अगले 8 सालों के दौरान इनकी डिमांड 7 गुना बढ़ जाएगी। और हम जानते हैं कि पूरी दुनिया भर में ईवीज की कितनी डिमांड बढ़ रही है। इंडियन सरकार ने खुद कहा है कि 2030 तक 30% प्राइवेट गाड़ियां पूरे देश में ईवीज होनी चाहिए। इसी वजह से लोग इतना खुश हो रहे हैं कि इंडिया को व्हाइट गोल्ड मिल गया, मानो सफेद सोना। पर क्या इंडिया लिथियम आयन बैटरीज बना पाएगा? ये इतना आसान नहीं, क्योंकि एक देश है जो इस पूरी सप्लाई चेन को कंट्रोल करता है, चाइना। इन बैटरीज को बनाने के लिए 5 स्टेप्स चाहिए होते हैं। पहला स्टेप है माइनिंग। अगर हम लिथियम की बात करें तो 4 देश मोटा मोटी लिथियम को कंट्रोल करते हैं, ऑस्ट्रेलिया और फिर साउथ अमेरिका में 3 देश जिनको लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है। पिछले साल इंडिया ने 13,000 करोड़ का लिथियम इंपोर्ट किया। और बैटरीज में नाम चाहे लिथियम का हो, पर हमें दूसरी चीजों की भी जरूरत होती है, जैसे कोबाल्ट या फिर निकल। तो अगर इंडिया को लिथियम मिल भी जाए, कोबाल्ट, निकल और मैग्नीशियम जैसी चीजें तो हमें इंपोर्ट करनी ही होगी। दुनिया का 60% कोबाल्ट है एक अफ्रीकन देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, और इस देश का करीब 70% माइनिंग सेक्टर पर चाइनीज कंपनीज का कब्जा है। दूसरा स्टेप है रिफाइनिंग का। एक बैटरी बनाने में जो मटेरियल्स होते हैं वो बहुत साफ होने चाहिए। इस वजह से लिथियम और निकल जैसी चीजों को रिफाइन करना पड़ता है, और इस स्टेप में भी कब्जा है चाइना का। चाइना के पास दुनिया का 13% लिथियम है, पर प्रोसेसिंग में उनका 58% तक कब्जा है। चाइनीज कंपनीज ने $1 बिलियन की डील साइन कर ली है बोलिविया से, ताकि वो बोलिविया से लिथियम को इंपोर्ट करें और चाइना में प्रोसेस करें। ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा लिथियम माइन है, उस पर मेजॉरिटी शेयर भी एक चाइनीज कंपनी का है। फिर तीसरा स्टेप है बैटरी के कंपोनेंट्स को बनाना, कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट या फिर सेपरेटर। दुनिया का 78% कैथोड कहाँ प्रोड्यूस होता है? चाइना। दुनिया का करीब 66% एनोड कहाँ प्रोड्यूस होता है? चाइना। दुनिया के 43% सेपरेटर्स कहाँ बनते हैं? चाइना। और इन मटेरियल्स की प्रोसेसिंग को कौन कंट्रोल करता है? चाइना। तो आप समझ गए। नेक्स्ट स्टेप है बैटरी को बनाना। ये सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस स्टेप है। इस स्टेप में बेसिकली जो सेल्स बनते हैं उनको एक साथ जोड़ा जाता है और एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाता है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली बैटरी को कंट्रोल करता है। इस बैटरी को बनाने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है, एकदम कंट्रोल्ड कंडीशंस में की जाती है, ताकि किसी तरीके का मॉइस्चर या फिर इम्प्योरिटीज या फिर धूल ना हो। तो इस चीज के लिए आपको एक एडवांस टेक्नोलॉजी भी चाहिए और वर्ल्ड क्लास फैक्ट्री भी। और 3 कंपनीज है जो दुनिया की 65% बैटरीज मैन्युफैक्चर करती हैं। कोरिया में सैमसंग, जापान में पैनासोनिक और चाइना में कैटल। कैटल पूरी दुनिया की 34% बैटरीज प्रोड्यूस करती है, और इसी वजह से इंडिया और यूएस में इतनी खलबली मची हुई है, क्योंकि इन बैटरीज के सप्लाई चेन के हर स्टेप में चाइना का हाथ है। इंडिया और यूएस को डर है कि मान लो अगर चाइना के खिलाफ कोई जंग हो गई और चाइना ने डिसाइड किया कि वो बैटरी के नल को बंद करने वाले हैं, तो हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ी और लैपटॉप्स का क्या होगा। पर एक और कारण है जिसकी वजह से इंडिया के लिए बहुत जरूरी है अपनी खुद की बैटरीज बनाना। प्रॉब्लम यह है कि बैटरी पैक्स इंडिया में बनाने के लिए करीब 60% कंपोनेंट्स चाइना से आते हैं, पर ये चाइनीज कंपोनेंट्स इंडिया के एनवायरनमेंट के लिए सूटेड नहीं है। इंडिया में ज्यादा गर्मी होती है और ये कंपोनेंट्स उतनी गर्मी सहन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बैटरीज की ढंग से चार्जिंग नहीं होती और आग लगने का भी डर रहता है। अगर हमारी बैटरीज को राजस्थान की गर्मी से लेकर लेह लद्दाख की सर्दी में काम करना होगा, तो इंडिया को खुद कंपोनेंट्स बनाने होंगे टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए। अब इंडिया में कई कंपनीज बैटरी को मैन्युफैक्चर कर रही हैं,
पर ये कंपनीज पूरी सप्लाई चेन को कंट्रोल नहीं करती। वो बस सेल्स को बाहर से इंपोर्ट करती हैं, एक साथ लगाती हैं और फिर वो एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम उसमें लगा देते हैं एक बैटरी बनाने के लिए। ओला, एथर और अमारा राजा जैसी कंपनीज ऐसा ही करती हैं। तो इंडियन कंपनीज मटेरियल्स को ना ही प्रोसेस करती हैं, ना सेल के कंपोनेंट्स इतना बनाती हैं और ना सेल्स को इतना मैन्युफैक्चर करती हैं। हम मोस्टली बने बनाए सेल्स लेते हैं और बैटरीज बनाते हैं, पर इंडियन सरकार इसको चेंज करना चाहती है, जिसकी वजह से उन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी है उन कंपनीज के लिए जो सेल्स को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगी। तो शिबा और सुजुकी जैसी कंपनीज इन स्कीम्स को यूज भी कर रही हैं सेल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडिया में खास बात यह है कि लेबर कॉस्ट कम है, जिसकी वजह से एक एनालिसिस ने दिखाया कि एक सेल मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडिया सबसे सस्ते देशों में से एक है। पर ये चीज करना इतना आसान नहीं है। जैसे हमने बात करी कि सेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको एक बहुत वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी चाहिए होती है, तो हमें उसके लिए स्किल्ड लोग भी चाहिए होंगे और अच्छी टेक्नोलॉजी भी। टेक्नोलॉजी तो आ जाएगी, पर स्किल्ड लोग 1-2 हफ्ते में नहीं बनते। दूसरी प्रॉब्लम है कि कई कंपोनेंट्स और मटेरियल्स तो इंडिया अभी भी बाहर से ही इंपोर्ट करता है। जैसे एक इंडियन कंपनी है एप्सिलॉन कार्बन, जो सेल्स के एनोड बनाती है, क्योंकि इंडिया में बहुत ग्रेफाइट है। पर कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट का क्या, जिनको बनाने के लिए इंडिया के पास मटेरियल ही नहीं है। पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि लिथियम मिल गया इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के सारे चैलेंजेस सॉल्व हो गए। तो इसलिए सबसे पहले समझते हैं कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा क्या है। जब भी मिनरल्स की खोज होती है तो जियोलॉजिस्ट अपनी डिस्कवरी को एक कैटेगरी में डालते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स ने इस डिस्कवरी को इन्फर्ड कैटेगरी में डाला है G3 स्टेप में। इसका मतलब क्या हुआ? यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से किसी भी मिनरल डिपॉजिट को एक्सप्लोर करने के 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है G4, जहाँ देखा जाता है कि जो एरिया हमें मिला है वो और इन्वेस्टिगेशन करने लायक है भी या नहीं। और आखिरी स्टेप है G1, जहाँ एकदम डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन करी जाती है। जब हम किसी भी मिनरल को एक्सप्लोर करते हैं तो हम 2 चीजें देखते हैं। पहला है क्वांटिटी, हमें कितने टन मिले हैं मिनरल के, और दूसरा है ग्रेड या फिर क्वालिटी। क्वांटिटी और ग्रेड से हमें पता चलता है कि उस मिनरल की कितनी वैल्यू होगी। और जब जियोलॉजिस्ट को अपनी खोज में एक मिनरल मिलता है तो वो उस मिनरल को एक कैटेगरी देते हैं, ये दिखाने के लिए कि उनको कितना कॉन्फिडेंस है अपनी खोज पर। ये 3 कैटेगरीज है, इन्फर्ड, इंडिकेटेड और मेजर्ड। इन्फर्ड का मतलब हुआ कि जियोलॉजिस्ट को अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी खोज पर, और मेजर्ड का मतलब हुआ कि उनके पास बहुत कॉन्फिडेंस है। अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया G3 स्टेज में था और इन्फर्ड कॉन्फिडेंस था उनका, यानी कि अभी ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है और 2 और स्टेजेस बाकी हैं। इसीलिए इंडिया को अभी बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी काम बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि हमारी लॉटरी लग गई है। फिर ये भी गारंटी नहीं है कि लिथियम आयन बैटरीज ही फ्यूचर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। मार्केट पे एक नई तरीके की भी बैटरी आ रही है, सॉलिड स्टेट बैटरीज, जो लिथियम आयन बैटरीज के कंपैरिजन से ज्यादा एनर्जी कम जगह में स्टोर भी कर लेती है और ज्यादा सेफ भी होती है। इन बैटरीज में जो चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं वो ज्यादा तेजी से हिलते हैं, जिसका मतलब है कि इन बैटरीज की चार्जिंग भी जल्दी हो जाती है। फिर कई लोग हाइड्रोजन गाड़ियों के बारे में भी बात कर रहे हैं। ऐसी गाड़ियां जो बैटरी से नहीं चलेंगी बल्कि हाइड्रोजन फ्यूल से चलेंगी। इन गाड़ियों में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा बिजली बनाने के लिए, जिसका फायदा ये होगा कि आपको अपनी गाड़ी चार्ज नहीं करनी पड़ेगी। आपको मानो एक पेट्रोल पंप जैसी जगह जाना होगा और पेट्रोल की जगह हाइड्रोजन भरना होगा अपनी गाड़ी में। फिर तीसरी चीज है लिथियम आयन बैटरीज को रिसाइकिल करना। कई देश और कंपनीज जानती हैं कि नई बैटरीज को लगातार बनाना इतना मुमकिन नहीं है, इसलिए क्यों ना हम बैटरीज को रिसाइकिल करने लग जाए। अभी तीनों ऑप्शन, सॉलिड स्टेट बैटरीज, हाइड्रोजन गाड़ियां या फिर लिथियम आयन बैटरीज की रिसाइकलिंग, ये तीनों मुमकिन तो है, पर अभी इनकी इतनी ज्यादा रिसर्च हुई नहीं है, जिसकी वजह से तीनों ऑप्शन बहुत ही एक्सपेंसिव है। पर अगर फ्यूचर में ये तीनों सस्ते हो गए तो नए लिथियम की डिमांड शायद इतनी ज्यादा ना हो। इसके अलावा चैलेंज ये भी है कि लिथियम को माइन करना बहुत इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता है। लिथियम को माइन और रिफाइन करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, जिसका सबसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीका होता है फॉसिल फ्यूल्स को जलाना, जिसका मतलब है कि हवा में बहुत कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा। लिथियम के 1 टन को माइन करने के लिए 15 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। दूसरी प्रॉब्लम है कि इस चीज के लिए बहुत पानी भी चाहिए होता है। 1 टन लिथियम के लिए 22 लाख लीटर पानी चाहिए होता है, और जम्मू एंड कश्मीर के रीसी डिस्ट्रिक्ट में पहले से ही पानी की कमी है। इनफैक्ट पहले इस एरिया में पानी होता था, पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज पर इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे 2015 में एक 6 किलोमीटर लंबा रेलवे टनल बना था इधर, जिसकी वजह से रीसी डिस्ट्रिक्ट के 5 गाँव में पानी की कमी हो गई थी। इस एरिया में ग्राउंड वाटर की अब बहुत दिक्कत है। 2018 में साफ पानी की इतनी कमी हो गई थी कि गाँव वालों को गंदा पानी यूज करना पड़ा, जिसकी वजह से डायरिया और डिसेंट्री के केसेस बढ़ गए। और ऐसी ही प्रॉब्लम दुनिया के दूसरे एरियाज में भी देखी गई है। जैसे 2009 में एक लिथियम माइन से केमिकल लीक हो गया था तिब्बत में,
जिसकी वजह से आसपास की पूरी नदी पोल्यूटेड हो गई थी और मछलियां मर गई थी। एक लोकल आदमी ने बताया कि इस इंसिडेंट के बाद पूरी नदी में बदबू आने लगी और उसमें मरे हुए जानवर और मछलियां थी। इस वजह से कई लोग प्रोटेस्ट करते हैं लिथियम माइनिंग के खिलाफ। पोर्चुगल में लिथियम माइनिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रही थी क्योंकि लोगों को डर था कि उनके इरिगेशन सेंटर पर एक असर पड़ेगा। अर्जेंटीना में भी लोगों को डर था कि लिथियम माइनिंग से पानी की कमी और हो जाएगी। माइनिंग एक ऐसा उदाहरण है जहां फायदा चाहे करोड़ों लोगों को हो, पर नुकसान बस उन लोगों को झेलना पड़ेगा जो माइन के आसपास रहते हैं। इस वजह से इंडियन सरकार की ये जिम्मेदारी होगी उन लोगों को कन्विंस करना जो माइन के आसपास रहते हैं कि उनके घर और एनवायरनमेंट पर इस माइनिंग की वजह से इतना असर नहीं पड़ेगा। और अगर ऐसा हो गया तो ये डिस्कवरी इंडिया के लिए कोई जैकपॉट से कम नहीं। पैसा ही पैसा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करो, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी देखना, जहां हम बात करते हैं इंडिया की न्यूक्लियर बॉम्ब की पॉलिसी के बारे में। अगर पाकिस्तान और चाइना के साथ जंग हुई तो इंडिया की क्या पॉलिसी है, तो इसलिए इसको जरूर देखना।